और अब खबरें तफसील से। कश्मीरी पंडित आनजहानी सर्बानंद कौल प्रेमी और उनके बेटे वीरेंद्र का आज 33वां यौम शहादत है। दोनों को 90 की दहाई में मिलिटेंटों ने गोली मारकर हलाक कर दिया था। दोनों की याद में एक तकरीब मुनक्किद की गई। एलजी मनोज सिन्हा ने सर्बानंद कौल प्रेमी को सलाम पेश करते हुए कहा कि सर्बानंद ने समाज के लिए अजीम कुर्बानियां दी। एलजी ने कहा कि मशहूर शायर मशहूर ने इन्हें प्रेमी का नाम दिया और वो हमेशा अमन, मोहब्बत और भाईचारे की बात करने की कोशिश करते रहे। मनोज सिन्हा ने कहा कि वो कश्मीरी पंडितों को जिला वतनी के दर्द को समझते हैं। उन्होंने कहा कि दहशतगर्दी के इकोसिस्टम को खत्म करने की कोशिश की जा रही है और जम्मू कश्मीर में मुस्तकिल अमन को यकीनी बनाने का अहद किया जा रहा है। एलजी ने मजीद कहा कि वो चाहते हैं कि जम्मू और कश्मीर इसकी पुरानी अज़मत दोबारा हासिल करे। उन्होंने कहा कि कश्मीरी पंडितों की सकाफत और अदब के तहफ़्फ़ुज़ और फरोग के लिए रकम खर्च करेंगे। इस मौके पर मनोज सिन्हा ने सर्बानंद कौल प्रेमी पर लिखी गई एक किताब का इजरा किया। आनजहानी सर्बानंद कौल प्रेमी के बेटे राजेंद्र प्रेमी ने कहा कि कश्मीरी पंडितों को जिला वतनी के दौरान बहुत से मसाइल का सामना रहा है, लेकिन फिर भी कम्युनिटी ने अपनी सकाफत की हिफाजत की है। हमारे बीच में मेरे एक युवा मित्र, एक नौजवान दोस्त डॉक्टर गुलजार राथिर साहब भी बैठे हैं। हमारी महफिल में 2 लोग आए और हो सकता है, संभावना है कि यहां से हमारे 2-4 लोग कल वहां चले जाएं। एक रास्ता बनेगा, एक पुल बनेगा। पुल बनाने की बहुत ही आवश्यकता है ताकि वहां के लोग यहां आ सके। कहीं भी देश में, पूरे विश्व में जहां जहां पे हमें लगता है कि वहां के लोग यहां जाएं, यहां के लोग वहां जाएं, ताकि मानवता हो, इंसानियत हो, तो उसके लिए पुल बनाने की बहुत ही आवश्यकता है। गुलजार साहब ने 96th बर्थडे जब मेरे पिताजी का था तो साहित्य अकेडमी ने अपना एक ट्रिब्यूट दे करके, उनके लिए उन दिनों कोविड चल रहा था, तो उन्होंने एक सभा, ऑनलाइन सभा का आयोजन किया और मुझे सेक्रेटरी साहब का फोन आया, राव साहब का, कि हम कश्मीर के एक मायानाज सपूत के इसमें सुमरन में एक थ्रू माई विंडो जिसे कहते हैं, वो टॉक का आयोजन करेंगे। तो वो टॉक डॉक्टर गुलजार राथिर ने किया। जब मैंने वो टॉक सुनी, बहुत सारी नई चीजें सुनने को मिलती हैं। इसीलिए मैं चाहता हूं कि ये जो सारा लिटरेचर है हम तक पहुंच जाए, आम लोगों तक पहुंच जाए, ताकि पता लगे। व्यक्तित्व जिसे कहते हैं, पर्सनैलिटी जिसे कहते हैं, personified in somebody's art, somebody's culture, somebody's language, ये लोगों में आना चाहिए। नहीं तो मेरे घर में जितने भी मैन्युस्क्रिप्ट पड़े हैं मेरे पिताजी के हाथ के लिखे हुए, तो उनका कोई फायदा नहीं होगा। मैं मानता हूं कि सर्बानंद जी मात्र कवि नहीं हैं, बल्कि वह हम सभी के लिए दिव्यता का एक माध्यम है, जिनके जरिए महान आदर्शों पर चलने की प्रेरणा कोई भी ले सकता है। समर्पण की, सेवा की भावदशा का प्रत्यक्ष दर्शन भी मुझे लगता है वो किया जा सकता है। लंबे समय से अनेक लोगों ने दंश झेला है। शब्दों में बयां करना जिन्होंने झेला है, वो मैं समझता हूं कि ज्यादा बेहतर तरीके से बयां करते हैं। आतंकवाद ने जम्मू कश्मीर को जो घाव दिया है, वो जम्मू कश्मीर का घाव नहीं है, वो पूरे हिंदुस्तान का घाव है। जस्टिस भट्ट ने ठीक कहा। मैं नहीं जानता, लेकिन एक कोशिश जरूर हो रही है कि आतंकवाद और उसके पूरे इकोसिस्टम को समाप्त किया जाए। कितनी सफलता मिली है मैं नहीं कह सकता, लेकिन एक बात मैं जरूर कह सकता हूं कि अब शांति खरीदने का इरादा कतई नहीं है, शांति स्थापित करने के इरादे से ही काम हो रहा है। और इसमें जो इकोसिस्टम है, काफी हद तक उसे नस्तनाबूद करने में सफलता मिली है। मैं जानता हूं जड़ें बड़ी गहरी हैं और केवल जो दिखता है वही नहीं है। ऐसे लोग जो पूरे इकोसिस्टम में 70-75 साल से यहां से लेकर दिल्ली तक घुसे हुए हैं, वो सामान्यतया किसी को टिकने नहीं देते हैं, लेकिन परिस्थितियां बदली हैं। जो लोग चीजों को देख रहे हैं
मैं जानता हूं कि उनकी मंशा भी यही है। जम्मू कश्मीर फिर से अपने गौरव को प्राप्त करे, ये केवल जम्मू कश्मीर के लिए आवश्यक नहीं है, ये पूरे देश के लिए आवश्यक है। और वो जो मानसिकता है कि इसके कारण भारत की पहचान है, वो समाप्त होनी चाहिए। मैं समझता हूं ये बहुत खतरनाक है और इस मानसिकता को निश्चित रूप से समाप्त करना ही होगा। तभी मैं मानता हूं कि फिर से जम्मू कश्मीर अपने गौरव को प्राप्त करेगा। कुछ छोटी मोटी श्रद्धांजलि भारत सरकार ने या जम्मू कश्मीर प्रशासन ने अपने हिसाब से करने की कोशिश की है, चाहे वो स्पेशल पोस्टर कवर हो या उनके गांव के विद्यालय का नाम हो। अभी राजेंद्र जी कुछ बातें और बता रहे थे, मैं कोशिश ये जरूर करूंगा कि भविष्य में इन कामों को भी तेज गति से किया जा सके। जो उनकी पुस्तकों की बात आपने कही है, मुझे लगता है कि इसको एकेडमी भरत सिंह जी करने में कोई दिक्कत नहीं है और उसमें धन की कोई कमी नहीं होगी। ये काम और नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदस्य डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने पूछा है कि G20 मीटिंग जम्मू में क्यों नहीं हो रही है, कहां है वो लीडर जो जम्मू जम्मू कह रहे थे। उनका कहना था कि 370 दहशतगर्दी के खात्मे में रुकावट है, लेकिन आज हमारे बहादुर सिपाही मारे गए, हमारे जवान बगैर बुलेट प्रूफ गाड़ियों में चल रहे हैं, हम उनकी जान कैसे महफूज कर सकते हैं। वहीं उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट करते हुए कहा कि इस G20 तमाशे की वजह से श्रीनगर में हालात खराब हैं। असल मीटिंग में शायद ज्यादातर इलाकों में लॉकडाउन और लोग अपने घरों में फंसे हुए दिखेंगे। शायद बीजेपी समझदार होकर जम्मू के लोगों को इस तकलीफ से बचा रही है जो हम यहां वादी में झेल रहे हैं। G20 ने सिर्फ श्रीनगर के रिहायशियों को सजा दी है। दूसरी जानिब बीजेपी जम्मू कश्मीर के सदर रविंद्र रैना ने डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के बयान पर रद्द-ए-अमल जाहिर किया है। रैना ने इल्जाम लगाया है कि एनसी ने पिछले 70 सालों से एक दोगली और मुतसादम सियासत खेली है और हमेशा लोगों और इलाके में तकसीम पैदा करने की कोशिश की है। सोच है कि उसकी मीटिंग लद्दाख में कर सकते हैं, कश्मीर में कर सकते हैं, क्या जम्मू इंपॉर्टेंट नहीं है? क्या जम्मू के लोगों के लिए G20 यहाँ नहीं होना चाहिए था? अफसोस है कि कोई बीजेपी का लीडर या जो चिल्लाते थे जम्मू जम्मू जम्मू, डोगरा डोगरा डोगरा, एक भी उसमें से किसी ने बात नहीं की कि यहां क्यों नहीं G20 हुआ। क्या वजह है? क्या जम्मू इंपॉर्टेंट नहीं है? और इस जम्मू टेकन फॉर ग्रांटेड, क्या हमारी जेब में है? Y20 की यूनिवर्सिटी जम्मू में मीटिंग हुई थी, उसी को लेकर G20 की मीटिंग यहां होनी चाहिए। आतंकवाद कभी खत्म हो गया था? ये कहते थे 370 खत्म हो जाएगा तो आतंकवाद खत्म हो जाएगा, कि 370 ही जिम्मेदार है आतंकवाद का। आज तो इतने सालों से 370 नहीं है, आतंकवाद है। अभी 5 हमारे बहादुर सिपाहियों को मार डाला, शर्म की बात नहीं है? अफसोस है मुझे। क्या उनके घर बार नहीं थे? उनको भेजा जा रहा है, नॉन बुलेट प्रूफ गाड़ी में भेजा जा रहा है। मारा नहीं जाएंगे तो क्या होगा? ये वो लोग हैं जिन्होंने 70 साल जम्मू कश्मीर के लोगों में जहर घोलकर राजनीति की है। ये वो लोग हैं जिन्होंने जम्मू कश्मीर के अंदर कभी लोगों को यकजहती प्यार मोहब्बत से नहीं जीने दिया। आज जब जम्मू कश्मीर के लोग एक होकर मिलकर आगे बढ़ रहे हैं खुशहाली के साथ, तो जिन नेताओं की सियासी जमीन खिसक चुकी है वो परेशान हैं और इस प्रकार का जहर घोलकर समाज को बांटने की राजनीति कर रहे हैं। उनका ये षड्यंत्र नहीं कामयाब होने देगा। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब जम्मू कश्मीर के कई वर्षों तक मुख्यमंत्री रहे, केंद्र सरकार में केंद्रीय मंत्री रहे। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब को मैं याद कराना चाहता हूं वो दौर जब साल के 12 महीनों में से 10-10 महीने कश्मीर के अंदर बाजार बंद रहते थे, जब साल के 12 महीनों में से 10-10 महीने कॉलेज, यूनिवर्सिटी, स्कूल्स बंद रहते थे, सड़कों पर गाड़ियां नहीं चलती थी, कोई बाहर से टूरिस्ट कश्मीर में आना बंद हो गए थे, जिधर देखो उधर पत्थरबाजी का दौर चलता था। कश्मीर के अंदर जो हमारे मुसलमान भाई
जब जुमे की नमाज अदा करने या ईद की नमाज अदा करने मस्जिद में जाते थे, तो जब वापस आते थे तो उनको हमेशा डर रहता था कि कहीं से भी पथराव होगा, कहीं से भी कोई गोली चलेगी। मोहतरम डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब, आज वो दौर खत्म हो गया। आज पूरे जम्मू कश्मीर में अमन है, चैन है, भाईचारा है। 12 महीने बाजार खुले हैं, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज खुले हैं। और एनडीए में शामिल राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी ने फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला के G20 इजलास पर उठाए गए सवाल को पाकिस्तान की जुबान करार दिया है। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के तर्जुमान संजय सराफ ने कहा कि पूरा मुल्क G20 इजलास पर फख्र महसूस कर रहा है, तो ये लोग पाकिस्तान की जुबान बोल रहे हैं। संजय सराफ ने कहा कि अब्दुल्ला खानदान जम्मू कश्मीर में गन कल्चर को शुरू इन्होंने किया था और जिससे 114 लोग मारे गए। इन पर FIR दर्ज होना चाहिए और इन्हें जेल में डाला जाना चाहिए। शक नहीं, हम पहले से ही बोल रहे हैं, बोथ फादर एंड सन हैज लॉस्ट देयर माइंड। इन लोगों की जो क्रेडिबिलिटी थी वो ग्राउंड जीरो पर सब खत्म हो चुकी है। अब ये लोग वहां यहाँ के बयान देना चाहते हैं और ये डिस्टर्ब करना चाहते हैं। अभी तक ये 370 की दार बजा रहे थे पिछले 50 साल से। 370-35 के ऊपर राजनीति की, कोई डेवलपमेंट और विकास तभी जम्मू कश्मीर में नहीं हुआ। अब 370-35 से खत्म हो गया, अब ये G20 को देख रहे हैं। इनको पता है G20 एक ऐसा स्ट्रक्चर क्रिएट हो जाएगा देश में। अभी तक जब भी G20 की पूरे वर्ल्ड में बात होती थी तो हमारे प्रधानमंत्री पीछे पीछे दौड़ते थे, G20 लीडर्स हमें बुलाए। आज फर्स्ट टाइम ऐसा है पिछले 70-75 साल में आजादी के कि फर्स्ट टाइम G20 हिंदुस्तान में हो रहा है और पूरा वर्ल्ड हमारे प्रधानमंत्री के पीछे दौड़ रहा है। तो ये इनकी फ्रस्ट्रेशन है, ये कभी विकास के साथ नहीं है, ये कभी डेवलपमेंट के साथ नहीं है, ये कभी भी पर्टिकुलरली जम्मू कश्मीर के अवाम के साथ कभी खड़े हुए नहीं है प्रैक्टिकली। अब ये लोग लैंग्वेज पार वाली बात कर रहे हैं। ये पार वाले जो कह रहे हैं कि G20 जम्मू कश्मीर में क्यों होगा, पूरे हिंदुस्तान में होना चाहिए, ये डायरेक्टली बोले ना कि दे आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ आउटसाइड आवर नेबर्स। ये नेबरों की बात करते हैं, जिन नेबरों का मैं नाम भी नहीं लेना चाहता, ये उनकी बात करते हैं। अब ये इसमें डिस्टर्बेंस और फ्रस्ट्रेशन में ये सब चीजें बोल रहे हैं।